हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं सेलुलर स्वेलिंग पैथोफिजियोलॉजी बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का नेक्स्ट टॉपिक। सेलुलर स्वेलिंग क्या होती है, आइए समझते हैं। सेल स्वेलिंग इज डिफाइंड एज एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। जब आपके सेल में वाटर का एक्यूमुलेशन होने लगता है तो वहाँ पे क्या होती है, आपकी जो सेल होती है वो स्वेल मीन्स यहाँ पे जो आपकी सेल है, सेल में क्या हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। मीन्स वाटर यहाँ पे जाके इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पे इकट्ठा होने की वजह से क्या हो रहा है, आपके सेल में स्वेलिंग आ रही है। यही होती है आपकी सेल स्वेलिंग। यहाँ पे हम जानेंगे कि ये सेल स्वेलिंग हो कैसे रही है। सेल स्वेलिंग इज जनरली अकर ड्यू टू डिसबैलेंस इन द फंक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पंप। होता क्या है कि यहाँ पे जो आपका सोडियम और जो पोटेशियम पंप है, यहाँ पे सोडियम और जो पोटेशियम पंप है, ये क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाता है। मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई चैनल ऐसा होगा जिसका जो काम करने की जो क्षमता होगी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर का इंटेक आपके सेल के अंदर ज़्यादा होने लगेगा। और आपका जो सेल के अंदर जो वाटर का इंटेक ज़्यादा हुआ और वाटर क्या हुआ, श्रिंक होना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से सेल स्वेल किया। सेल स्वेलिंग इज जनरली कॉज्ड बाय हाई फीवर। ये मेनली किसकी वजह से हो रहा है, हाई फीवर, या आप बर्न्स या मतलब जल जाते हो, या ड्यू टू एनी केमिकल या बैक्टीरियल एजेंट, या फिर किसी केमिकल और बैक्टीरियल एजेंट की वजह से क्या हो रहा है, सेल स्वेल कर रहा है। जनरली सेल स्वेलिंग रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ साइज एंड वेट ऑफ द ऑर्गन्स। जनरली सेल स्वेलिंग में क्या हो रहा है कि आप जो साइज होता है ऑर्गन्स का और जो वेट होता है, साइज आपकी इंक्रीज हो रही है और ऑर्गन का जो वेट है ना वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। द स्वेलिंग ऑफ सेल इज रिवर्सिबल। अब यहाँ पे क्या है, सेल की स्वेलिंग की अगर हम बात करते हैं, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मतलब रिवर्सिबल में क्या है कि ये एक बार होने के बाद पुनः क्या होता है, अपने शेप को नॉर्मल कर लेता है। यही होती है सेल स्वेलिंग। हो कैसे रहा है, आइए जानते हैं। अब होता क्या है कि जो एटीपी है, एटीपी का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है। जब डिक्रीज होता है तो सेल के अंदर जो सोडियम आयंस हैं वो बढ़ने लगते हैं। जब ये बढ़ते हैं तो वाटर का इंटेक जो आपके सेल के अंदर है वो भी बढ़ेगा। इसकी वजह से क्या होता है, सेल स्वेल कर जाएगा। यही है आपकी सेलुलर स्वेलिंग। ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन की। तो आइए हम जानते हैं कि इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन क्या होता है। इन सेवरल कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशंस हैं इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन के, कि सेल में एक्यूमुलेट एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस विच मे बी हार्मलेस और एसोसिएटेड विद वैराइंग डिग्रीज ऑफ इंजरी। अगर हम इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन की बात करते हैं, मीन्स यहाँ पे अगर सेल क्या है, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस भी है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, और सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, सेल के अंदर राइबोसोम्स भी है, यहाँ पे साइटोसॉल भी है, और यहाँ पे लाइसोसोम्स है। तो ये कंडीशंस हमें पता नहीं होता है कि इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन किस वजह से हो रहा है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे सेवरल कंडीशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो रही है, आपके सेल के अंदर एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेरियस जो सब्सटेंसेज हो रहे हैं वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। ये वेराइंग डिग्रीज ऑफ इंजरी हो सकती है। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेज इन एबनॉर्मल अमाउंट्स कैन अकर विद इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ कहाँ अकर हो रहा है, आपके साइटोप्लाज्म में, आपके लाइसोसोम्स में, आपके साइटोप्लाज्म में, लाइसोसोम्स में, और सेल के न्यूक्लियस में, ठीक है। ये जो सब्सटेंसेज जो एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट हो रही हैं इस जगहों पे ज़्यादा होती हैं, इन सब्सटेंस में ज़्यादा होती हैं। देयर आर 3 मेन पाथवेज ऑफ एबनॉर्मल इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, ठीक है। ये इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन के 3 इंपॉर्टेंट पाथवेज होते हैं जिसकी वजह से ये कंडीशंस कॉज हुई हैं। आइए देखते हैं क्या है।
फर्स्ट है एक्यूमुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस इन एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अगर आपके सेल के अंदर लिपिड्स बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है आपका लिपिड्स, जिसको हम बोलते हैं फैटी चेन हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हो रहा है, या फिर प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत एक्सेस अमाउंट्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन का। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड है कि एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ड्यू टू लैक ऑफ सम एंजाइम। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड फर्स्ट आपका है लिपिड्स प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड में क्या कह रहा है कि अगर एंजाइम्स की बहुत ज़्यादा लैक हो जाए, कमी हो जाए, यहाँ पे एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाएगा और सेंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन हो जाएगा। इसमें एग्जांपल में स्टोरेज डिजीजेज कंडीशंस कॉज होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आपका है थर्ड accumulation of an endogenous substances as a result of genetic और acquired defect। यहाँ पे जेनेटिक जो जेनेटिक मटेरियल्स के माध्यम से हुआ है या फिर एक्वायर्ड डिफेक्ट्स मतलब फिजिकल केमिकल मैकेनिकल, ये जो ट्रॉमा हो रहे हैं इसकी वजह से भी क्या होता है आपके सेल के अंदर एक्यूमुलेशन कॉज होने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में प्रोटीन एक्यूमुलेशन ड्यू टू अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ठीक है, अब इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन के क्या क्या वो है मेन फैक्टर्स क्या है, जैसे पिगमेंट्स भी हो सकते हैं, इंडोजीनियस भी हो सकते हैं, एक्सोजीनियस भी हो सकते हैं, लिपिड या फैट भी हो सकते हैं। इसका मतलब मेन जो कॉजेज़ हैं ग्लाइकोजन भी हो सकता है, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, और कैल्सिफिकेशन में क्या होता है, कैल्शियम का लेवल सेल के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कैल्शियम का डिपोजिशन ज़्यादा होने लगता है। ये रहा आपका इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन। अब हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक की कैल्सिफिकेशन। ये आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इजी फॉर्म में है, मैं लाने की कोशिश की हूँ, आपको समझ में आएगा। ये मोस्टली 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं। इन विच कैल्सिफिकेशन क्या है, इन विच द कैल्शियम आयंस ऑफ द बॉडी स्टार्ट टू एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी टिश्यू। जब कैल्शियम आयंस आपके बॉडी के अंदर, बॉडी के टिश्यूज के अंदर एक्यूमुलेट होने लगते हैं, उसी को बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। इसके सिम्टम्स में क्या दिखने लगता है, जैसे आपका जो टीथ में टार्टन दिखने लगता है, मतलब आपने देखा होगा चकत्ते बनने लगते हैं, किडनी स्टोन हो सकता है, या गॉल स्टोन होने के चांसेस हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन कौन कौन से हैं, मेटास्टैटिक कैल्शियम, डिस्ट्रोफिक कैल्शियम और कैल्सिनोसिस। ये क्या होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन होते हैं। क्या होते हैं आइए देखते हैं कि कैल्सिफिकेशन इज डिफाइंड एज एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम इन बॉडी टिश्यू। ठीक है, तो क्या होता है कि आप बॉडी टिश्यू के अंदर, बॉडी टिश्यू में क्या होता है कैल्शियम का एक्यूमुलेशन होने लगता है, उसी को बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। इट नॉर्मली अकर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन। नॉर्मली आपने देखा होता है कैल्शियम का मेन काम होता है बोन फॉर्मेशन में, लेकिन बट एबनॉर्मल डिपोजिशन, लेकिन इसका जो डिपोजिशन एबनॉर्मल फॉर्म में अगर होने लगता है तो क्या होता है कैल्शियम डिस्टर्ब होने लगता है बॉडीज में, जिसकी वजह से क्या होता है कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने लगता है। ये आपका मेनली नेचुरल प्रोसेस होते हैं। कैल्सिफिकेशन कैन बी अकर ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। ये अगर बात करते हैं कैल्सिफिकेशन का, ये बॉडी के किसी पार्ट में भी हो सकते हैं, एंड इवेंचुअली लीड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, और जिसकी वजह से क्या होता है आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इट कैन बी अकर ड्यू टू हाइपर कैल्शियमिया। हाइपर कैल्शियमिया क्या हो रहा है, कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है। कैल्शियम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं कैल्शियम रिच डाइट का यूज कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं आपके कैल्सिफिकेशन का। ये काफ़ी इजी है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंजाइम लीकेज इन सेल डेथ। आप सभी को पता है बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन का शेड्यूल जो है वो मई में आ गया है, तो आप लोग सिलेबस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हमें थोड़ा सा स्पीड अप
करना होगा। इसी वजह से मैं अब डेली के डेली 2 या 3 टॉपिक पे वीडियोज़ बना के आपको दूँगी। आपको बस ये करना है कि अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और अपने नोट्स बनाने हैं। मेरे जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल क्विक नॉलेज विद मी में जाके आप उसको सर्च कर लीजिएगा। आपको वहाँ से मेरे इस सारे टॉपिक के पीडीएफ मिल जाएंगे। आइए हम जानते हैं एंजाइम लीकेज या सेल डेथ क्या है। एंजाइम लीकेज रेफर टू द रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर एंजाइम into the extracellular space or into the blood stream ऑफ इंडिकेटिव ऑफ सेल डैमेज या लाइसिस। होता क्या है कि हमारा यहाँ पे एंजाइम लीकेज की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो हम ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन अगर लाइज होने लगता है, अगर ये डैमेज होने लगता है, ठीक है, और आपको पता है जो आपका लाइजोसोम्स है, ठीक है, लाइजोसोम्स के अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो लाइजोसोम्स की जो लेयरिंग होती है, अगर ये डैमेज होने लगता है तो अंदर का जो एंजाइम होता है वो लीक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल की डेथ भी होने लगती है और एंजाइम आपका लीक होने लगता है। तो एंजाइम लीकेज रेफर टू द रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर एंजाइम, ठीक है, ये मेनली क्या करता है, आपके सेल के अंदर के इंट्रासेलुलर एंजाइम को क्या करता है, रिलीज करने लगता है, या इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस या इनटू द ब्लड स्ट्रीम, या फिर ब्लड स्ट्रीम में भी क्या करता है, ये इसको लीक करने लगता है। ऑफन इंडिकेट ऑफ सेल डैमेज या लाइस, जिसकी वजह से आपका सेल डैमेज करेगा या फिर लाइस करेगा। इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं। पहला कॉजेस किसकी वजह से ये एंजाइम लीकेज हो रहा है, सेल इंजरी। अब सेल इंजरी होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जो एंजाइम है वो लीक करेगा ही। अब ये मैकेनिकल डैमेज हो सकता है, इसमें फिजिकल ट्रॉमा या इंजरी टू टिश्यूज कैन कॉज सेल रैप्चर। केमिकल इंजरी में एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स या हार्मफुल केमिकल्स कैन डिस्टर्ब सेल मेम्ब्रेन्स। पैथोलॉजिकल कंडीशंस में इक्शेमिया या हाइपोक्सिया क्या कर सकता है, एंजाइम लीकेज कर सकता है। इन्फ्लामेशन भी क्या करता है, एंजाइम लीकेज कर सकता है, और इन्फेक्शंस भी, ये सारे कंडीशंस होते हैं एंजाइम लीकेज के। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले आपका सेल इंजरी हो गया, फर्स्ट कॉजेस क्या था, सेल इंजरी था, सेकंड आपका पैथोलॉजिकल कंडीशन था, और थर्ड आपका क्या था, एपोप्टोसिस या नेक्रोसिस भी एक कॉजेज है सेल एंजाइम लीकेज के। तो एपोप्टोसिस क्या है, ये प्रोग्राम सेल डेथ होता है। इससे पहले हमने अपने टॉपिक में समझाया हुआ है, आप मेरे चैनल के माध्यम से उस टॉपिक पे चले जाइएगा और एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के प्रोसेस को देख लीजिएगा। तो प्रोग्राम सेल डेथ होता है वाइल यूजुअली कंट्रोल्ड, जो कि मेनली ये कंट्रोल कर सकता है एंड स्टिल लीड्स टू सम एंजाइम रिलीज को। नेक्रोसिस में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डेथ होता है, रिजल्ट इन द सिग्निफिकेंट एंजाइम लीकेज। कॉमन एंजाइम कौन कौन से होते हैं जो लीक होते हैं, इसमें आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज है, एंड एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज है, क्रिटीन काइनेज है, एमाइलेज एंड लाइपेज है। ये आपके कॉमन एंजाइम है जो आपके सेल के अंदर से लीक होते हैं। अब इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस की अगर हम बात करते हैं तो मेजरिंग एंजाइम लेवल, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एंजाइम लेवल को मेजर करना होता है इन ब्लड कैन हेल्प डायग्नोस एंड मॉनिटरिंग वेरियस कंडीशंस। इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट क्या है, एड्रेसिंग द अंडरलाइंग कॉज। हमें सबसे पहले अंडरलाइंग कॉजेज के बारे में पता होगा तभी हम कोई मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट फोकस ऑन मैनेजिंग द अंडरलाइंग कॉज ऑफ सेल इंजरी और डिजीज, फॉर एग्जांपल ट्रीटिंग इन्फेक्शंस या रिड्यूसिंग इस्चीमिया को हमें रिड्यूस करना होगा। मॉनिटरिंग में क्या हमें देखना होता है कि रेगुलर मॉनिटरिंग हमें करना चाहिए अपने एंजाइम लेवल का, मतलब कि आपका जो एंजाइम लेवल है वो कितना है, बढ़ तो नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, उसकी जो डैमेजिंग कंडीशन है, ज़्यादा लीक तो नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना होता है, रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होती। कैन हेल्प एक्सेस द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, जिसकी वजह से हमें हेल्प मिल जाता है कि हमारा जो डिजीज है उसका प्रोग्रेशन फॉर्म कितना है, कम है कि ज़्यादा है। एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, हम अपने ट्रीटमेंट को इफेक्टिव बना सकते हैं। डिसबैलेंस इन नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, acid bed balance can leads to breakage of lysosomal membranes and leakage of these enzymes
दैट इवेंचुअली लीड्स टू सेल डेथ। अब क्या होता है, डिसबैलेंस होने लगता है नॉर्मल बॉडी फंक्शन, एसिड बेड बैलेंस, तो क्या करता है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करने लगता है। इसकी ब्रेक करने की वजह से क्या होता है, जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो लीक होने लगते हैं और इवेंचुअली आपका जो सेल होता है वो डेथ करने लगता है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आई थिंक आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।